नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। इसमें हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, जाजाओं का युद्ध पढ़ा था, बीजापुर का युद्ध पढ़ा था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने सैयद बंधुओं के बारे में पढ़ा था, जहांगीर शाह के बारे में पढ़ा था और फर्रुखसियर के बारे में पढ़ा था। हमने जय सिंह के बारे में पढ़ा था कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी और मालवा का सूबेदार किसने नियुक्त किया था। अजीत सिंह को जो है महाराजा की पदवी किसने दी थी, 7,000 का मनसब किसने दिया था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। लाल कुंवर नामक वैश्या के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में इसके बाद हम लोगों ने जो है मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ा था, जिसको रोशन अख्तर भी कहते थे। और एक सवाल आपसे है कि जो है चूड़ामन जाट से किसने समझौता किया था। इसका जवाब आपको देना है। जजिया किसने समाप्त किया था। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था अहमद शाह अब्दाली के बारे में, आलमगीर द्वितीय के बारे में, शाहजहां तृतीय के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे। एक सवाल और है आपसे, प्लासी का युद्ध जो है वो किसके समय हुआ था। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो है हमने पढ़ा था कि शाह आलम तृतीय जो है वो आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय जो है उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। तो याद रखिए कि शाह आलम तृतीय जो है ये आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है और इसका पुत्र जब ये आलमगीर द्वितीय की हत्या करता है उस समय उसका पुत्र जो है अली गौहर वो बिहार में था। इसी समय दिल्ली में जो है इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है। तो इसी समय किसने, इमाद उल मुल्क ने जो है कामबख्श का जो पौत्र था मुही उल मिल्लर, तो जो शाहजहां तृतीय इसका रियल नेम क्या था, मुही उल मिल्लर। याद रखिए ये सब चीजें कि शाहजहां तृतीय का जो है रियल नेम था मुही उल मिल्लर। तो शाहजहां तृतीय का रियल नेम मुही उल मिल्लर था और इसने जो है शाहजहां तृतीय के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हो गए, मतलब दो अलग अलग जगहों पर बट गए। शाह आलम द्वितीय जो है शाहजहां तृतीय के बाद जो है शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 तक ये रहता है। इसका नाम अली गौहर था। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, अली गौहर। इसके शासनकाल में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो सवाल फिर बन गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो अली गौहर के काल में हुआ था। अली गौहर का जो है हम कह सकते प्रोफेशनल नाम क्या था, या हम कह सकते अली गौहर जो किस नाम से राजा बना, तो शाह आलम द्वितीय के नाम से बना। और इसी के टाइम पर जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है वो शाह आलम द्वितीय के टाइम पे हुआ। अब सवाल ये भी बन सकता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने जो है क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो फिर सवाल बन जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है शाह आलम तृतीय ने किसको प्रदान की थी, तो क्लाइव को प्रदान की थी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इसका पूरा नाम था। तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। 1765 से 1772 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। तो फिर क्वेश्चन बन गया कि 1765 से 1772 तक जो है इलाहाबाद किसके संरक्षण में रहा, तो अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। 1772 में शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 ईस्वी तक मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। तो फिर क्वेश्चन बन गया कि शाह आलम द्वितीय को अंधा किसने बनाया था, गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कब बनाया था, 1788 में। और शाह आलम जो है मराठों के संरक्षण में कब तक रहा, तो 1772 से 1803 तक। ठीक है।
1772 से 1803 तक ये मराठों के संरक्षण में रहता है और गुलाम कादिर से अंधा बना देता है 1788 में। 1803 ईस्वी में जो है सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को जो है पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बन गया कि दौलत राव सिंधिया को किसने पराजित किया था, तो सेनापति लेक ने। ठीक है, दौलत राव सिंधिया को सेनापति लेक ने कब पराजित किया था? 1803 में। शाह आलम द्वितीय ने जो है इसके बाद अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रह गया। अब दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया, मुगल सम्राटों को पेंशन दिया जाने लगा। 1806 में शाह आलम द्वितीय की जो है हत्या कर दी जाती है। तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि शाह आलम द्वितीय की हत्या कब की गई? तो 1806 में। उसके बाद जो है अकबर द्वितीय जो है वो 1806 से 1837 तक रहता है। अब देखिए ये सब कठपुतली नवाब हो जाते हैं। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, या राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय मुगल सम्राट की पेंशन हेतु इंग्लैंड गए, जहां ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन जो है इंग्लैंड क्या करने गए थे? तो मुगल सम्राट की पेंशन के लिए वो इंग्लैंड गए थे। अकबर द्वितीय के शासनकाल में जो है 1835 ईस्वी में जो है मुगलों ने सिक्के बंद कर दिए थे। इसकी बादशाहत लाल किले तक सीमित थी और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। तो अगर हम अकबर द्वितीय की बात करें तो इनकी जो बादशाहत थी, ये बादशाह केवल नाम के थे, क्योंकि इनकी बादशाहत जो थे वो केवल लाल किले तक सीमित थी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, ये 1837 से 1857 तक रहते हैं। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इनका उपनाम जो है जफर था। 1837 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? तो जफर था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह को बंदी क्यों बना लिया गया? विद्रोह के लिए। बहादुर शाह को बंदी कब बनाया गया? 1857 में। ठीक है, कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के से समाप्त हुआ। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि मुगल साम्राज्य जो है वो किसके घोषणा पत्र से समाप्त हुआ? तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य कब समाप्त हुआ? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और अंत में बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर शाह को जो है निर्वासित कर कहाँ भेजा गया? रंगून भेजा गया। ठीक है, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1862 में। ठीक है, इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए जिम्मेदार विदेशी आक्रमण। जो मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसके लिए कौन कौन से विदेशी आक्रमण जिम्मेदार थे? पहला आक्रमण जो है वो नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन इज दिस कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। नादिर शाह जो था वो कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। और नादिर शाह जो है भारत की तरफ क्यों आकर्षित था? अपार धन संपदा के कारण जो है वो भारत की तरफ आकर्षित था। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? केवल और केवल जो है उसकी इच्छा धन लूटने की थी। नादिर शाह तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना था। तो यहाँ पे बनेगा कि नादिर शाह जो है वो फारस का शासक कब बना? तो 1736 में बना। किसके बाद बना? तहमास्प शाह के बाद बना। और उसने जो है ये भी क्वेश्चन बनेगा कि नादिर शाह ने जो है
नादिर शाह को जो है आक्रमण के भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण कब मिला? तो 1739 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 1739 में जो है भारत पर आक्रमण के लिए नादिर शाह को निमंत्रण मिलता है। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 29 जून 1738 ईस्वी को काबुल पर अधिकार कर लिया। तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि नादिर शाह ने जो है काबुल पर अधिकार कब किया? नादिर शाह ने जो है काबुल पर अधिकार कब किया? 29 जून 1738 को। नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कब किया? 29 जून 1738 को। और नादिर शाह ने जो है गजनी नगर में प्रवेश कब किया? 11 जून 1738 को। 11 जून 1738 को गजनी में प्रवेश करता है और 29 जून 1738 को जो है काबुल पर अधिकार कर लेता है। काबुल के मुगल शासक नासिर खां के बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल व पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। अब जो है हम कह सकते हैं कि काबुल का उस समय शासक कौन था? नासिर खां थे। कौन था? नासिर खां। नादिर शाह ने अटक के पास सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। ठीक है, अटक के पास सिंधु नदी पार की और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण कब किया? 1739 में। ठीक है, और मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी, खाने दौरा, निजामुल मुल्क और शहादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा जहां करनाल का युद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी, खाने दौरा, निजामुल मुल्क और शहादत खां को लेकर जो है कहाँ पहुंचा? पंजाब। और वहीं पर जो है करनाल का युद्ध हुआ। अब करनाल के युद्ध में क्या होता है वो आगे देखेंगे, ये हम पढ़ेंगे करनाल का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739 को। करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739 को। देखिए क्या कह रहा है कि नादिर शाह की इस तीव्रगामी आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिकों तथा निजाम उल मुल्क, कमरुद्दीन व खाने दौरा को साथ लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। तो नादिर शाह, देखिए नादिर शाह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था मोहम्मद शाह। 80,000 सैनिकों तथा निजाम उल मुल्क, कमरुद्दीन, खाने दौरा, तीनों याद करिए, निजाम उल मुल्क, कमरुद्दीन, खाने दौरा, निजाम उल मुल्क, कमरुद्दीन, खाने दौरा को साथ लेकर जो है आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ता है। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हो गया। मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया क्योंकि यह स्थान खाने दौरा की मृत्यु के कारण रिक्त हो गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो है किसके कारण समझौता हो गया? तो निजाम उल मुल्क के कारण। ठीक है, किसके कारण हो गया? निजाम उल मुल्क के कारण। और मोहम्मद शाह ने जो है निजाम को जो है किसकी पदवी दे दी थी? तो मीर बख्शी की। ठीक है, मीर बख्शी की पदवी क्यों दे दी थी? क्योंकि खाने दौरा की मृत्यु हो गई थी और वो पद जो है खाली था। मीर बख्शी का पद शहादत खां को भी प्राप्त करना, देखिए मीर बख्शी का पद जो है वो शहादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है कि सवाल बनेगा कि मीर बख्शी जो है वो कौन सा पद प्राप्त करना चाहता था? तो शहादत खां जो है वो कौन सा पद प्राप्त करना चाहता था? तो यहाँ पे बनेगा मीर बख्शी का पद। ठीक है, और वो नादिर शाह से भेंट क्यों करता है? क्योंकि वो नादिर शाह को बताता है कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है कि 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर बनेगा कि नादिर शाह का अधिकार जो है दिल्ली पर कब हो गया? तो 20 मार्च 1739 को। ठीक है, और नादिर शाह का काबुल पर अधिकार कब हो जाता है? ये भी याद रखना, 29 जून 1738 को।
नादिर शाह का काबुल पर अधिकार कब होता है? 29 जून 1738 को। और नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब होता है? 20 मार्च 1739 को। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। ठीक है, कुछ समय के लिए मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया। मतलब नादिर शाह के नाम के जो है नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी जारी किए गए। 22 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि 22 मार्च 1739 को कौन सी अफवाह फैली थी? ठीक है, 22 मार्च 1739 को कौन सी अफवाह फैली थी? तो अफवाह ये थी कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। अफवाह के बाद क्या हुआ? 700 सैनिक मार दिए जाते हैं नादिर शाह के। इस पर नादिर शाह जो है व्यापक नरसंहार की आज्ञा दे देता है और इस नरसंहार में जो है 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर ही यह आज्ञा वापस ली गई। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि 22 मार्च 1739 को क्या हुआ? तो 22 मार्च 1739 को एक अफवाह फैलाई जाती है कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। जब ये अफवाह फैलती है तो नगर में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के कारण नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए जाते हैं। इसके बाद जो है नादिर शाह आज्ञा दे देता है कि जिसको पाओ उसको मारो। लगभग 30,000 लोगों को घायल कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। नादिर शाह जो है दिल्ली में 57 दिनों तक रुका। तो फिर क्वेश्चन बन सकता है कि नादिर शाह जो है वो दिल्ली में कितने दिनों तक रुका? 57 दिनों तक। वापस जाते समय अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पंडुलिपि को अपने साथ ले गया। तो यहाँ पे बनेगा कि नादिर शाह जो है अपने साथ कितने रुपए ले गया? 30 करोड़ रुपए। इसके अलावा क्या ले गया? तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। ठीक है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा ले गया। नादिर शाह अपने साथ क्या क्या ले गया? 30 करोड़ रुपए, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। इसके अतिरिक्त कश्मीर एवं सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को प्राप्त हुए। मुगल साम्राज्य ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने व सिक्के चलाने का अधिकार लौटा दिया। इसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब होता है? 1747 ईस्वी में नादिर शाह का वध किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, तो नादिर शाह की हत्या कब होती है? 1747 में। और इसके बाद कंधार का जो है स्वतंत्र शासक कौन बन जाता है? अहमद शाह अब्दाली। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकार के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमण की नीति जारी रखी। मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। तो फिर सवाल यही बनेगा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। ठीक है, और कुछ भी नहीं। 1748 ईस्वी में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण कहाँ किया? पंजाब में। ठीक है, जो कि असफल रहा। 1749 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को पराजित किया। ठीक है, तो 1749 में जब नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया तो किसको पराजित किया? तो मुइन उल मुल्क को। 1752 में उसने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 3 आक्रमण किए हैं, 1748, 1749, 1752। ठीक है, 1748, 1749, 1752 तीनों याद रखने हैं। 1748, 1749, 1752। ठीक है, 1748, 1749, 1752। सम्राट अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रवेश दे दिया। ठीक है, सम्राट अहमद शाह जो हैं उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब में प्रवेश दे दिया। नवंबर 1753 में मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमाद उल मुल्क ने
अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, मुइन उल मुल्क की मृत्यु कब होती है? 1753 में। मुइन उल मुल्क की मृत्यु कब होती है? 1753 में। और इसके बाद जो है सूबेदार कौन नियुक्त किया जाता है? अदीना बेग खां। पंजाब का सूबेदार कौन नियुक्त होता है? अदीना बेग खां। ठीक है, यहाँ पे बनेगा कि मुइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद जो है पंजाब का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ? तो अदीना बेग खां। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? वजीर इमाद उल मुल्क ने। किसने नियुक्त किया था? वजीर इमाद उल मुल्क ने। ठीक है, वजीर इमाद उल मुल्क ने। इसके बाद है अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में हस्तक्षेप किया तथा नवंबर 1756 ईस्वी में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 ईस्वी में वह दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा और आगरा तक लूटमार किया। तो यहाँ पे याद रखिए कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली में कब प्रवेश करता है? मथुरा और आगरा में। ठीक है, 1757 में। या यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है 1757 में कहाँ कहाँ प्रवेश करता है? तो दिल्ली में, मथुरा में और आगरा में। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण देखिए क्या है, बहुत हम कह सकते हैं शॉर्ट में दिए गए हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी, दक्कन सैन्य अभियानों में अधिक धन व्यय, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जागीरदारी व्यवस्था का संकट, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, दरबार में विरोधी गुटों का उदय, सैनिक दुर्बलताएं, विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो अयोग्य उत्तराधिकारी मतलब जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आ रहे थे वो सब राजा बनने के लायक ही नहीं थे। उन्हें कोई पता चलता था कि रंगीला है, कोई पता चलता था कि किसी वैश्या से प्रेम कर बैठा है, कोई अपने रिश्तेदारों को जमीनें दे रहा है। तो ऐसे थे। दक्कन सैन्य अभियानों में अधिक धन व्यय, और दक्कन में जो सैन्य अभियान हो रहे थे जो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे। औरंगजेब जो था वो बहुत ही कट्टर था, जिससे जो है उसके और अदर जो राजा थे वो उससे नाराज रहते थे। जागीरदार व्यवस्था का संकट हमने पहले बताया। स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, एक टाइम ऐसा आ गया था कि कीमती चीज़ें बेचकर जो है आर्मी को सैलरी दी जा रही थी। दरबार में जो है विरोधी गुटों का उदय, मतलब जब भी आप देखिए कि दो गुट बन चुके थे। सैनिक दुर्बलताएं, हमने बताई कि सैनिकों को जब पैसे नहीं मिलता था तो वो क्यों काम करें। विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। यहाँ पे क्या, अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर एवं रुहेला सरदार, नजीब उद दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य दूत नियुक्त किया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली ने सम्राट किसको घोषित किया? आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, भारत में सम्राट किसको घोषित किया? आलमगीर द्वितीय को। वजीर किसको घोषित किया? इमादुल मुल्क को। मीर बख्शी किसको घोषित किया? नजीबुद्दौला को। ठीक है, नजीबुद्दौला कौन था? मीर बख्शी था। वजीर कौन था? इमादुल मुल्क था। और सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, दोबारा से सुन लो कि आलमगीर जो है वो सम्राट था, आलमगीर द्वितीय कौन था? सम्राट था। मतलब अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण करता है और भारत से वापस जाता है तो जिन राज्यों को वो जीत लेता है वहां पर आलमगीर द्वितीय जो है उनका सम्राट हो जाता है, इमादुल मुल्क जो है वजीर हो जाता है, और नजीबुद्दौला जो है ये मीर बख्शी हो जाता है, और ये उसका मुख्य दूत भी होता है। मार्च 1758 में क्या होता है? मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचता है और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया, फिर पंजाब को लूटा तथा अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो अब यहाँ पे सुनिए 1758 में क्या है? मराठा सरदार रघुनाथ राव जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं और नजीबुद्दौला को जो है दिल्ली से निकाल देते हैं और फिर पंजाब लूटा और अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो दोबारा सुन लो 1758 में क्या होता है? मार्च 1758 में मराठा सरदार जो है रघुनाथ राव वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो क्या करते हैं? नजीबुद्दौला को जो है दिल्ली से बाहर निकाल देते हैं।
इसके बाद वो पंजाब में लूटपाट करते हैं और पंजाब का गवर्नर उसके बाद किसको बना देते हैं, अदीना बेग खां को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि 1758 में जो है दिल्ली में लूटपाट कौन करता है, वो रघुनाथ राव करते हैं। पंजाब में भी लूटपाट कौन करता है, रघुनाथ राव करते हैं। उसके बाद पंजाब का गवर्नर वो किसको बनाते हैं, अदीना बेग खां को बनाते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो रघुनाथ राव हैं उन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली के बनाए हुए लोग थे, जो चाहे वो गवर्नर था या बाकी जो लोग थे, उनको उसने दिल्ली से निकाल के बाहर फेंक दिया था। ठीक है, जो उनका हम कह सकते हैं कि मीर बख्शी था, उसको बाहर फेंक दिया था। और इसके बाद क्या है, इसीलिए जो है वो भारत पर दोबारा आक्रमण करता है और ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। और ये युद्ध जो है ये कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई। अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। ठीक है, 20 मार्च 1761 को जब वो दिल्ली छोड़ के दोबारा जा रहा था, फिर से उसने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को क्या बनाता है, सम्राट घोषित करता है। पहले उसने सम्राट किसको घोषित किया था, देखिए इस बार वो शाह आलम द्वितीय को सम्राट घोषित करता है। पहले सम्राट किसको घोषित किया था, आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, इस बार शाह आलम द्वितीय को सम्राट घोषित करता है। और वजीर किसको घोषित किया था, इमादुल मुल्क को। इस बार जो है वजीर किसको घोषित करता है, इमादुल मुल्क को ही घोषित करता है। उसके बाद मीर बख्शी किसको घोषित किया था, नहीं, पहले वजीर जो है इमादुल मुल्क को घोषित किया था। इस बार जो वजीर है वो इमाद उल मुल्क को घोषित करता है और नजीबुद्दौला को जो है मीर बख्शी बनाता है। अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार मार्च 1763 में आया। ठीक है, मतलब कितने आक्रमण इसने किए, छठी बार जब आया है तो मार्च 1763 में आया है। अहमद शाह अब्दाली का उद्देश्य जो है सिखों को सजा देना था, जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। देखिए छठी बार आया है, वो सिखों से युद्ध करना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान में उधर युद्ध कुछ साम्राज्य गड़बड़ हो रहा था, तो वो वापस लौट जाता है। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण जो है वो 1767 में हुआ, परंतु यह आक्रमण विफल रहा और सिखों को पूर्णतः पराजित नहीं कर सका। ठीक है, तो 7वां आक्रमण कब होता है, 1767 में। और इस बार जो है पहले मतलब अफगानिस्तान में ही कुछ गड़बड़ चल रही थी, इसलिए पूरा उसका मूड जो है उधर ही था, इधर नहीं था। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय।